जैसे बच्चे आजकल माता पिता कहते हैं बच्चों को अपने कि बड़े होकर के ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। कोई ये नहीं कहता कि एक्टर बनेगा बड़े होकर के। 3 इडियट्स फिल्म आई थी, उसमें एक चीज़ दिखाई गई थी कि जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, उस पर फोकस करो, तुम पर थोपा ना जाए। जैसे बात की जाए, जैसे लगातार आवाज़ें उठी हैं बुंदेलखंड अलग राज्य की, और आप बुंदेलखंड जैसी जगह से ही निकल करके आगे आए हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री का आपने सफ़र किया, तो बुंदेलखंड के लिए कभी आपने सोचा है कुछ करने के लिए? फिल्में भी बनाई हैं, बांदा में 2 फिल्में, हाँ, लिट्टी चोखा और सबका बाप अंगूठा छाप। सबका बाप अंगूठा छाप। सिर्फ इतना कहूँगा कि बुंदेलखंड की मिट्टी खा लेता हूँ तो मैं उससे ठीक हो जाता हूँ। मैं कुछ लाइनें अगर आपसे आला उदल वाले जो प्रसिद्ध गायन है उनका वो ना सुनूँ तो ये हमारे दर्शकों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। कि थर 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 कापे महोत्रा, बांधा कापे क्या निकेती, और कुर्सी दौलत ही माता दीन के बगिया में न्यागे मतोला भी। क्या बात, राजनीति में जाने की तो नहीं सोच रहे हैं? जैसे नहीं, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, ये लोग भी आए घूम के चले आए वापस। ऐसा नहीं है, तो ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है कभी? राजनीति का मतलब मेरी नज़र में सेवा भाव होता है, तो दृष्टि भी होनी चाहिए। कभी आपको लगता नहीं है कि मैं भी आऊँ राजनीति में आगे? जब हम वहाँ उनकी दृष्टि में नजर आएंगे तो निश्चित तौर पर खड़े उतरेंगे। मूवी को आप प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोड्यूसर बहुत सारी चीज़ें देखता है, सरकार का सबसे बड़ा इसमें सहयोग होता है। तो पूर्व की सरकारों में कितना सहयोग था और माननीय योगी जी की तरफ से आपको बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा सहयोग आपको मिला? बहुत बड़ा योगदान है उत्तर प्रदेश की। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी फिल्मों को उन्होंने सब्सिडी दी है और लगातार प्रयास कर रहे हैं, इससे बढ़ा है। योगी जी का इसमें अच्छा सा योगदान है कि जिस प्रकार से अभी एक हाल ही में मूवी आई केडी द डेविल, जिसमें नोरा फतेही ने बहुत अश्लील एक सॉन्ग किया, कभी ऊपर कभी नीचे, पर वो बहुत गंदे बोल थे उसके, बहुत अश्लील बोल थे। अब भोजपुरी तो लगातार इसमें चर्चा में लगातार रहता रहा है। एक से गाने मैंने वही निकाल के लाया हूँ मैं, भतार करे मालिश, रात दिया बिता क्या क्या किया। इसमें अश्लीलता को कोई जगह नहीं। गाने तो ऐसे ही बताते हैं, भतार करे मालिश का क्या मतलब? अश्लीलता को कोई जगह नहीं। जिसको जो दृष्टि देखना होती है वो उसी दृष्टि से देखता है। जिस धरती ने वीरों को जन्म दिया, जिस धरती से निकले थे अमर वीर योद्धा आला उदल, उसी धरती से, उसी छोटे से गांव से, उसी महोबा के छोटे से गांव कहे जाने वाले खरेला से हमारे साथ में एक ऐसा नाम जुड़ रहा है जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा रखा है। हमारे साथ में आज जुड़े हैं एक्टर, प्रोड्यूसर और भोजपुरी सिनेमा के ही खूंखार विलन में रोल निभाने वाले पदम सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे कि आखिर ये भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी चर्चा में क्यों बनी रहती है लगातार? भोजपुरी हो या हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई सी भी चीज़ हो, उसमें अभिनय करते हैं वो अभिनेता हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बुंदेलखंड के खरेला का रहने वाला हूँ, जो महोबा जिले के अंतर्गत आता है। और मैंने प्रारंभिक शिक्षा 10 साल जो है दिल्ली में की और फिर 15 साल मध्य प्रदेश में की। वहीं से मैंने थिएटर भी शुरू किया। फिर बंसी कौल जी जो हमारे जो मार्गदर्शक भी रहे हैं, उनके रंग विदूषक में मैंने 1 साल काम किया। फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंग मंडल में बतौर अभिनेता 4 साल काम किया। वहाँ से मेरी अभिनय की यात्रा शुरू होती है। उसके बाद मैं प्रोफेशनली तौर पर फिल्म लाइन में आया और मैंने हिंदी की कम से कम 50 फिल्में की हैं और भोजपुरी की 20 फिल्में की हैं। तो बचपन से ही आपने ये सपना देखा था क्या कि मैं बड़े होकर के, जैसे लोग? बचपन से ही मुझे अभिनय करने का शौक था। वो मेरे पिताजी जब भी कहीं शादी वादी में लेके जाते तो हमसे कविताएं वगैरह सुनते थे, तो मैंने बचपन में ही कम से कम 10वीं तक मैंने 8-10 हज़ार पुस्तकें पढ़ डाली थी। 10वीं क्लास तक 8-10 हज़ार किताबें पढ़ डाली? अच्छा, इंस्पिरेशन कैसे मिला आपको? मेरे बड़े पिताजी श्री राधेश्याम सिंह जो दिल्ली में रहते थे, वो उस समय ये टेलीविज़न का मामला इतना नहीं था, ना मोबाइल थे ना कुछ थे, सिर्फ हमारे पास पढ़ने का ही एक जरिया हुआ करता था। तो हम किताबें ही पढ़ते थे और एक दूसरे से एक्सचेंज करके पढ़ाई किया करते थे और वही हमारा एंटरटेनमेंट का एक साधन हुआ करता था। तो वहीं से पढ़ना शुरू किया। तो अब जितने भी चारित्रिक अभिनेता थे, चाहे वो कोई भी हो हमारे देश के, उन सब के बारे में तभी हमको जानकारी मिल गई थी। और अभिनय करने का शौक तो हमको बचपन से ही था, तो बचपन से ही अभिनय करते थे। फिर उसको प्रोफेशनली तौर पर स्वीकार कर लिया तो बस और आनंद। मतलब कविताएं आप शुरुआत 10वीं क्लास से ही आप कविताएं भी बोलने लगे थे? नहीं, बचपन से ही, कक्षा 2 से ही, कक्षा 2 से ही पढ़ना, मैं कविताएं वगैरह का वाचन करना शुरू कर दिया था और कंठस्थ थी।
ऐसा नहीं था कि किताबों को पढ़ते थे, नहीं, कंठस्थ थे उस समय। अपनी लिखी हुई कोई कविता? अपनी लिखी हुई कोई कविता नहीं थी, सभी चाहे मैथिली शरण गुप्त की हो, श्याम नारायण पांडे की हो, रामधारी सिंह दिनकर की हो, या फिर निराला जी की हो, ये सब कविताएं जो है हम पढ़ते थे। सुमित्रा नंदन पंत की हो, सुभद्रा कुमारी चौहान की हो, ये सब कविताएं हमने बचपन से ही याद कर ली थी। और फिर उसके बाद हमारे जब 9-10 में हुआ तो किताबों में, हिंदी साहित्य में ये सब चीज़ों को मिल जाती थी, तो अच्छे से गहन तरीके से पढ़ाई की। अच्छा, एक सवाल और आता है पदम सिंह जी, जैसे बच्चे आजकल, माता पिता कहते हैं बच्चों को अपने कि बड़े होकर के ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिन क्षेत्र में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि एक्टर बनेगा बड़े होकर के। हमारे समाज में, खासकर हमारे जो मिडिल वर्ग के, जो मध्यम वर्गीय समाज के लोग होते हैं, वो एक कल्पना करते हैं कि मेरा बच्चा, पहले तो जब जन्म होता है उसमें बच्चे में एक ऐसा नाम रखते हैं जो हिस्टोरी से संबंधित होता है, हिस्ट्रिकल कैरेक्टर से संबंधित होता है, जो भी उस तरीके से अपने बच्चे को लालन पालन करने की वो कोशिश करते हैं। तो उनकी जो सोच है वो वहाँ तक जाती है कि भाई या तो डॉक्टर बनेगा, या इंजीनियर बनेगा, या IAS अधिकारी बनेगा, या पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, यहीं पे सोच खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही है। लेकिन अब आज का परिवेश, मतलब अगर मैं इसको एक फिल्म की एक कहानी से जोड़ दूं, जो एक 3 इडियट्स फिल्म आई थी, जी हाँ, आमिर खान की, हाँ। और महादेवन था उसमें, और जोशी जी थे, बोमन ईरानी दी, करीना कपूर थी, सबने बहुत मतलब अच्छी फिल्म बनाई गई थी। राजकुमार ईरानी की फिल्म थी वो, विधु चोपड़ा थे शायद, उनकी बनाई हुई थी। मैं उसमें एक चीज दिखाई गई थी कि जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, उस पर फोकस करो, तुम पर थोपा ना जाए। तो हमारे आज के परिवेश में ऐसा है कि कोशिश माता पिता ये करते हैं कि कम से कम उस चीज पर फोकस करें कि वो बच्चा बनना क्या चाहता है, तो उसी पर फोकस करने लगे हैं। तो आज अभिनेताओं के लिए आजकल कितने सारे प्लेटफॉर्म चल गए हैं, इंडियन आइडल हो, चाहे कोई भी हो, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, OTT है जो है। तो इन सब की वजह से आज अभिनेता को हो, सिंगर हो, गायक हो, या जिस विधा में वो पारंगत हो, उसमें लोग अपने बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ ना कुछ हमारा नाम रोशन करे, खुद का नाम रोशन करे, और उसको आगे किसी भी तरीके से प्रॉब्लम्स ना हो। खेल में भी आजकल देखा होगा कि बच्चे राइफल शूटिंग्स में बच्चों को बचपन से ही घुसेड़ देते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी हो, सचिन तेंदुलकर को आइडल मांग के बचपन से ही उसको खेलना सिखाने के लिए भेज देते हैं। तो वो आजकल माँ बाप जो है निर्द्वंद रूप से बच्चे का जो फोकस होता है उस पर केंद्रित करते हैं। जैसे बात की जाए, जैसे लगातार आवाजें उठती हैं बुंदेलखंड अलग राज्य की, और आप बुंदेलखंड जैसी जगह से ही निकल करके आगे आए हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री का आपने सफर किया, तो बुंदेलखंड के लिए आपके क्या विचार हैं? आगे आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री, जब भोजपुरी में आपने काम किया, तो बुंदेलखंड के लिए कभी आपने सोचा है कुछ करने के लिए? ऐतिहासिक पन्नों का अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में 1000 शताब्दी के पहले की बात बताता हूँ कि 7वीं से 8वीं शताब्दी के समय से चंदेल राजवंश का उदय हुआ, जो महोबा का मेन हुआ था। और इनका राज्य जो है 11वीं शताब्दी के आसपास पूरे बंगाल से लगा के और नेपाल से लगा के और पाकिस्तान जो आजकल बना हुआ है वहाँ से लगा के चारों दिशाओं में फैला हुआ था। यहाँ से इनको कर वसूली होती थी, इतने योद्धा थे। हाँ, विद्याधर महाराज ने जो है खजुराहो, जो भी चंदेल राजक जो भी होते थे, विद्याधर महाराज जो चंदेल थे, तो उनके समय पे मोहम्मद गजनवी ने युद्ध किया था। मोहम्मद गजनवी ने 10,008 की बात बता रहा हूँ, 1008 की बात बता रहा हूँ। तो उस समय उन लोगों ने इतना उनको प्रताड़ित किया, इतना बुरी तरह हराया था कि 200 साल तक किसी आतताई ने आक्रमण नहीं किया। ये हमारे बुंदेलखंड की ये चर्चा वो जब पृथ्वीराज चौहान के समय पर, जब आल्हा और उदल का जो बहुत बड़े योद्धा थे, जिनकी गायकी आज भी हमारे बुंदेलखंड में गाई जाती है, तो उन योद्धाओं के समय पे मोहम्मद गौरी ने 200 साल बाद एक मिनट रुकूंगा, मैं भी बुंदेलखंड का ही रहने वाला हूँ। आला उदल की बात आई है अगर, तो मैं कुछ लाइनें अगर आपसे आला उदल वाले जो प्रसिद्ध गायन है उनका वो ना सुनूं, तो ये हमारे दर्शकों के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी।
भाई आला आला की गायक, मैं कोई गायक नहीं हूँ, और खैर आला के बारे में तो यही कह सकता हूँ कि चंद दो लाइनें कि मतलब लोगों को तो पता चले कम से कम कि वो कितने बड़े लड़ैया थे। हाँ, बहुत बहुत लड़ैया थे, और लड़ने में ऐसा था कि उनकी तलवार इतनी पावरफुल थी कि जब वो लेके चलते थे कि बड़े लड़ैया महोबे वाले, जिनकी मार सही ना जाए, एक खा मारे दो मर जाए, तीसर खाप खाए मर जाए। आला गायकी में अपने आप में एक बहुत आगे की जोश है, और एक प्रसंग जो होता है कि थर 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 कापे महोत्रा, बांधा कापे क्या निकेती, और कुर्सी दौलत ही माता दीन के बगिया में न्यागे मतोला भी। क्या बात, क्या बात, सुन के ही जोश आ गया अंदर से। मैं जोश, वो जोशीला होता है। मैं तो उस तरीके से नहीं कह पा रहा हूँ जिस तरीके का वो जो आला गायकी है। और रसिक तराने छोड़ चुका हूँ तरल कांत के नारों पर, और चुम्बन चुम्बन छोड़ चुका हूँ मर्दानी ललकारों पर, और रस कविताएं भुला चुका हूँ भीषण रम हुंकारों पर, और नरम कलैया छोड़ चुका हूँ जहर बुझी तलवारों पर। तो ये जो है, ये जो आला गायकी का वीर रस है, करुणा रस है, और हास्य रस है, व्यंग रस है, इन सबका समावेश होता है आला गायकी में। और वीरता और की कहानी आला उदल में भरी हुई थी, तो आज भी प्रचलित है हमारे बुंदेलखंड में। हाँ। खरेला में ही 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है जिसमें पूरे बुंदेलखंड के आल्हा गायक, हमारे दादाजी श्री शिवराम सिंह नाना जी थे, जिन्होंने आल्हा गायकी की एक नई परंपरा डाली थी, जो आज भी चर्चित है। और जो भी बुंदेलखंड में आल्हा गायकी गाई जाती है, वो हमारे दादा और उनके गुरु ताती महाराज जी की ही देन है, जो आज तक प्रचलित है वो। जी। और भी बहुत सारी कहानियां, अगर आल्हा गायकी के माध्यम से बीमारियों का भी इलाज मिला है। अच्छा। और मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कहूँगा तो अतिशयोक्ति लग गई। कहते हैं कि आल्हा गायकी में ऐसी होती आते हुए। जैसे एक बात मैं जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे आपके जो संघर्षों का दौर था, जब आपने संघर्ष भी नहीं कहना चाहिए, कर्म पथ था जो आपका, आपने अपने कैरियर, अपने जो जीवन में कभी सोचा था अभिनय करने की, वो आपने शुरुआती स्तर पे किस प्रकार से आप उसको देखते हैं, और आपने उसमें शुरुआत कैसे की, गए कहाँ, और जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, वो लोग अपना कैरियर कैसे शुरू करें? देखिए, ऐसा है कि अगर आपकी दिशा निर्धारित है, लक्ष्य निर्धारित है, तो आप उसी दिशा में काम करते जाओगे तो लक्ष्य मिलेगा ही। थोड़ा लेट मिल सकता है, विलंब से मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि राह चलने के पहले अपथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य पाने के पहले अपथिक विश्राम कैसा। जब तक आपको लक्ष्य ना मिल जाए तब तक चलते रहो, चरैवेति, तो लक्ष्य मिलेगा ही। और जो लक्ष्य विहीन होते हैं और हमेशा बहुत व्यस्तता की बात करते हैं, एक्चुअली वो अस्त व्यस्त हैं, व्यस्त नहीं है, मैं भी कहने वाला था। लेकिन लोगों को ये कैसे समझ में आया कि यही लक्ष्य है? लक्ष्य लोगों को निर्धारित करने में पूरा जीवन गुजर जाता है। लोगों को नहीं, व्यक्ति को पता होता है कि उसका एम क्या है, बट वो अस्त व्यस्तता की वजह से उस जगह पे पहुंच नहीं पाता। और इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं, और अपनी पारिवारिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं। हर किसी को हर चीज हर समय पर नहीं मिल पाती। लेकिन भौगोलिक अगर परिस्थितियां अगर जिम्मेदार रहती, तो आप जिन भौगोलिक परिस्थितियों से आकर के इतना बड़ा नाम आपने कमाया किया, तो कैसे आपने किया? देखो, तो बहुत ज्यादा तो मुझे लगता नहीं कि भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ज्यादा। भौगोलिक परिस्थितियों से मेरा तात्पर्य ये है कि भाई मैंने भी अभी मेरा जो मैंने सोचा है उसकी पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ा हूं मैं। अच्छा। और सीखने की प्रवृत्ति में हूँ और लगातार प्रगति करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ, जिस लेवल का मेरा कैलिबर है, जो मेरे अंदर है, वो बाहर अभी नहीं निकल पाया है। अच्छा। और मतलब 70 मूवी करने के बाद, कई सारे एक्टर को ब्रेक देने के बाद, कई सारी मूवी बनाने के बाद, इसके बाद भी आपको लगता है कि आप जो चाहते हैं अभी वो नहीं बन? नहीं, वो मेरी अभी तक की मेरी ये पहली सीढ़ी जरूर हो सकती है। अभी लक्ष्य की बहुत सारी सीढ़ियां, लेकिन कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में या फिल्म लाइन में क्या होता है कि अगर एक किरदार आपका कहीं भी प्रभावित हो गया, अच्छा,
तो फिर उसी पैटर्न पर प्रोड्यूसर चलता है या डायरेक्टर चलता है कि हाँ इसको यही रोल दिया गया। उसके अंदर दूसरी चीज वो ना खंगाल पाता है ना ढूंढ पाता है। राजनीति में जाने की तो नहीं सोच रहे हैं, जैसे नहीं खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, ये लोग भी आए घूम के चले आए वापस? ऐसा नहीं है। राजनीति देखो, राजनीति का मतलब मेरी नज़र में सेवा भाव होता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी सेवक की तरफ काम करते हैं। उन्होंने राजनीति की परिकल्पना नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ काम किया था और इनका विजन क्लियर था। जब वो 12-13 साल गुजरात में रहे तो भी विजन था। अच्छा, मोदी जी को देख के आपका मन अंदर से उत्साहित होता होगा, तो ये कभी तो लगता होगा ना मुझे भी सेवा भाव में आगे आना चाहिए, कभी मन हुआ तो होता होगा? देखो हम तो सेवा भाव अभी भी करते हैं। हम हमारे मुंबई में या कहीं भी अगर हमको दिखता है कि हाँ या इस जगह पे हम किसी काम आ सकते हैं तो जब वो आह्वान करते हैं कि मुझे अच्छे लोगों की जरूरत है, लोग आगे आए, तो दृष्टि भी तो होनी चाहिए। कभी आपको लगता नहीं है कि मैं भी आऊं राजनीति में आगे? जब हम वहाँ उनकी दृष्टि में नजर आएंगे तो निश्चित तौर पर खरे उतरेंगे, ऐसा नहीं है। और राजनीति कहीं विरासत में नहीं मिली हमको सेवा भाव हमको विरासत में मिला है। मेरे पिता भी सेवा करते थे, मेरे दादा भी सेवा करते थे। मेरे गांव में अगर 7 बजे के बाद गाड़ियां नहीं आती थी तो मेरे ही घर पे सब लोग रहते थे। उनका भोजन, हाँ जी बिल्कुल, 7 बजे के बाद उस ज़माने में बंद हो जाती थी, बसें एक ही आती थी आखिरी, और उसके बाद आने जाने के आसपास के क्षेत्र के लोगों को आ जा नहीं सकते थे, तो हमारे घर में ही उनका विश्राम होता था। हमारे दादाजी का ये परंपरा चली जा रही है। अब तो आज कोई भी आता है, सारे संसाधन इतने जुटे हुए हैं कि खट से चले जाते हैं, तो वो चीज़ अब नहीं मिलती है। लेकिन सेवा जिसको करनी है उसको किसी भी रूप में सेवा की जा सकती है। तो जब अभी हम कुछ कर लेंगे तो सेवा भाव भी करेंगे, पर उसको राजनीति का दर्जा या उसका नहीं देना चाहिए। सेवा भाव नहीं, वो मुझे पता है कि आप शायद इतनी जल्दी ना बताएं, हो सकता है आपकी प्लानिंग हो अंदर। नहीं, मेरी कोई प्लानिंग, अगर कहीं मिल गया सामने मौका तो मौका मिले। देखो, तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, और तैयारी मुकम्मल होती है, तैयारी है। सुनिए, तैयारी और मुकम्मल। अगर मैं क्रिकेट खिलाड़ी हूँ तो मैं जब मैदान मुझे मिलेगा ना, उसके पहले मेरी तैयारी प्रैक्टिस पहले से रहेगी। जब मैं खेलूं तो मैं जीरो पे नहीं आऊँ। देखिए, यहाँ पर जो है ना, चुनाव मेरे ऊपर बात हो रही है, किसी और पे बात नहीं हो रही, तो मेरे पे बात करो आप। तो मुझे पता है आप पॉलिटिक्स में अच्छी पकड़ रखते हैं, लोगों से अच्छी पहचान मैं जो एक मेरा जो प्रधानमंत्री है, जो प्रधान सेवक हो सकता है, तो मैं भी एक सेवक तो हो ही सकता हूँ। चलिए, अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री की ही बात करते हैं। इस इंडस्ट्री में क्योंकि आपने सारी मूवियाँ की हैं, आपने बॉलीवुड की भी काफ़ी सारी मूवियाँ की हैं, और बहुत सारे एक्टर्स के साथ में आपने उनके साथ मूवी का किसी ना किसी प्रकार से आप सहयोग करते रहे हैं, और भोजपुरी में थोड़ा सा आप ज़्यादा एक्टिव रहे हैं इस बीच में। तो भोजपुरी क्या मतलब सभी इंडस्ट्री में जो लोग अब सपना देख करके अचानक भाग जाते हैं, घरों से भाग जाते हैं, पहुंच जाते हैं इंडस्ट्री में कि हमें भी कहीं कुछ छोटा मोटा अभिनय मिल जाए या काम मिल जाए, तो बहुत सारी लड़कियां भी भाग जाती हैं घरों से, और बाद में वो शोषण का शिकार भी होती हैं। तो उनको कैसे चुनाव करना चाहिए कि हम कैसे सही लोगों से मिले, पहुंचे वहां पर, और इस पर आपके क्या विचार हैं? देखो भाई, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ। लड़कियां कौन भाग जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं, क्या करती हैं, ना तो मेरा उनसे कोई साबका है और ना मुझे दिलचस्पी भी है। हाँ, मुझे मेरी फिल्म में जो भी काम किया है, जिन्होंने भी काम किया है, बड़े स्वच्छ तरीके से, स्वस्थ तरीके से काम किया है। और मैंने जितनी फिल्में भी बनाई हैं, मैंने बाबा मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ में 7-8 फिल्में की हैं, एज ए को प्रोड्यूसर की हैं, बनाई मैंने ही है। अच्छा। हाँ जी, मैंने ही बनाई है। मैंने अपने खुद नेटिव प्लेस बांदा में 2 फिल्में, केसारी लाल और काजल रघुवंशी, हाँ, लिट्टी चोखा और सबका बाप अंगूठा छाप, सबका बाप अंगूठा छाप, बड़ी तारीफ भी हुई इसमें आपकी कि बांदा जैसी जगह पे, जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता। बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड की मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बुंदेलखंड की मिट्टी खा लेता हूँ तो मैं उससे ठीक हो जाता हूँ, अगर मैं कभी बीमार हूँ तो। अच्छा। मैं बुंदेलखंड की मिट्टी को अपने लिए इतना सकारात्मक रूप देता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और जब मैं सागर विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो अगर मुझे बुखार आ जाता था तो मैं गांव आता था, गांव की मिट्टी खाता था और ठीक हो जाता था। तो बुंदेलखंड की मिट्टी से मुझे बहुत प्रेम है, क्योंकि वो मेरी माँ है। और भोजपुरी मेरी मौसी है। अच्छा। हाँ, तो अगर इतनी प्यारी बात किया। अगर माँ थोड़ी गरीब स्थिति में है, मतलब बुंदेलखंड गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर माँ का थोड़ा प्रचार प्रसार कम है, तो अगर मौसी का सहारा लेकर हम बुंदेलखंड में फिल्म बनाते हैं, तो इससे बुंदेलखंड की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासतें हैं
उनको प्रेजेंटेशन करने में मुझे मदद मिलती है और इसलिए फिल्म तो बुंदेलखंड क्यों इतना पीछे रह गया इस इंडस्ट्री में, आखिर क्यों नहीं आगे आ पाया? अपनी खुद की भी उनकी अच्छी एक लैंग्वेज है, बहुत सारी ऐसी उसमें शब्द हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। तो भोजपुरी जिस प्रकार से इतनी तरक्की पा गया, तो बुंदेलखंड में कहाँ कमी रह गई? और आगे इसमें क्या कभी कोई सोच रहा है, इसमें विचार है? फिल्म लाइन की जो चीज है, फिल्म के लिए सिनेमा चाहिए होता है। अच्छा। आप बुंदेलखंड में गिनती करके बता दो कि कितने सिनेमा घर हैं। सिनेमा घरों का अभाव होने की वजह से मनोरंजन के लिए पिक्चर देखने के लिए सिनेमा घर तो चाहिए ना आपको। हमारे यहाँ कितने, अगर हम बुंदेलखंडी पिक्चर बनाते हैं, क्या बुंदेलखंडी पिक्चर में बैंडिट क्वीन चली नहीं? क्या सुपर डुपर हिट चली? अच्छा। पान सिंह तोमर चली नहीं? बहुत चली। बुंदेलखंडी भाषा को जिसने बनाया है, कैश किया है, वो उससे बहुत ज्यादा प्रचलित भी हुई है और हिट भी हुई है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर मैं एक बुंदेलखंडी फिल्म बनाता हूँ, उसके कल्चर को दिखाता हूँ, तो मेरा बुंदेलखंडी कल्चर पहले मेरे यहाँ के लोगों को तो आना चाहिए पसंद, उन तक तो पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो जब सिनेमा घर है नहीं, तो आप बुंदेलखंड को कहाँ दिखाओगे? नहीं दिखा सकते। हाँ, तो लेकिन अब ऐसा है, चाइना गेट में मुकेश तिवारी ने जो किया कि बुंदेली ही भाषा बोली का प्रयोग किया, सभी को पसंद आई ना बात। तो कई हिंदी बड़ी फिल्मों में भी बुंदेली का जब जब प्रचार प्रसार हुआ है, तब तक पिक्चर ने कलेक्शन किया है। अच्छा। तो बुंदेलखंड में जो लोग पैसा भी लगाने से इसलिए हिचकिचाते हैं कि उनका पैसा डूब जाएगा। तो बुंदेलखंड को इसके लिए अब यह है कि प्लेटफॉर्म, OTT वाले भी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, एक आगे बढ़ाने के लिए हम लोग मिलजुल के कुछ प्रयास करेंगे। अच्छा। तो जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम एक सवाल और आता है कि दिमाग में, कि अगर तुलना की जाए पूर्व की सरकारों की, जब आप एक मूवी को आप प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोड्यूसर बहुत सारी चीजें देखता है, सरकार का सबसे बड़ा इसमें सहयोग होता है। तो पूर्व की सरकारों में कितना सहयोग था, और माननीय योगी जी की तरफ से आपको बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा सहयोग आपको मिला? भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की परिवेश में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सब्सिडी का चलन हुआ, वो अखिलेश सरकार के में भी था, मायावती सरकार में भी था, बट लोगों की जानकारी में नहीं था। अखिलेश सरकार ने भी बांटी है सब्सिडी, और योगी सरकार ने तो कई बार दी, और बहुत सारा टूरिज्म को प्रोत्साहन भी दिया है, बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है टूरिज्म को। और इससे प्रोड्यूसर की जो जिंदा रह पाया है, तो बहुत बड़ा योगदान है उत्तर प्रदेश की सब्सिडी। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी फिल्मों को उन्होंने सब्सिडी दी है और लगातार प्रयास कर रहे हैं। इससे हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ का हिस्टोरिकल स्थापत्य कलाएं जो हैं वो, और टूरिज्म, इन सबको बढ़ावा मिल रहा है, जिससे आज के परिवेश में देखा जाए तो बहुत अधिक टूरिज्म हमारे उत्तर प्रदेश का बढ़ा है। योगी जी का अच्छा सहयोग है। वो निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा प्रदेश बन जाए, उत्तर प्रदेश बन जाए, और लगातार काम कर रहे हैं। 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं। अच्छा। और एक विजन उनका क्लियर है कि उनको करना क्या है, वो चाहते क्या है, और निवेश को बाहर से लाने का, कि उत्तर प्रदेश में जिस अधिक से अधिक निवेश हो, और जितना ज़्यादा निवेश होगा उतना ही अधिक प्रदेश की तरक्की होगी। बाहर से पैसा आएगा तो निश्चित तौर पर अभी बिजली का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है, और कहते हैं कि रहने का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हुआ है, और खुले मुंह से 1 विंडो कर दिया गया है, तो जिसमें रिश्वतखोरी का भी नहीं है ऐसा मामला, क्योंकि मैंने खुद वहाँ से 3 सब्सिडी ली है, मुझे एक भी पैसा नहीं लगा। अच्छा। किसी को एक नया पैसा मुझे पहले लगता था? हाँ, नहीं लगता था, ये नहीं कहूँगा। अच्छा। क्योंकि मैंने जो भोगा है और जो मैं जिया हूँ, मैं वो ही कह सकता हूँ कि मैंने 3 फिल्मों की सब्सिडी प्राप्त की है उत्तर प्रदेश सरकार से, उसमें से एक नया पैसा भी मैंने किसी को दिया नहीं है। बाकायदे जो कागज जो थे, नहीं, आपने जैसे कहा ना एक पैसा नहीं दिया, उसका मतलब पहले लगता रहा हो? मुझे नहीं पता ये। अच्छा। क्योंकि इसके पहले नहीं मिली मुझे, तो मैं कैसे कह दूंगा। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद अखिलेश सरकार में भी एक मिली थी, उसमें भी एक पैसा नहीं लगा था, बिल्कुल नहीं लगा था। तो अब जो नहीं लगा था, तो क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं। अभी मेरे पास, अभी इसके पहले जस्ट आए थे मेरे पास, मैंने उनका पॉडकास्ट किया, चंद्रशेखर आजाद तिवारी के नाती थे, तो उन्होंने बताया कि हम लोग मिलने जाते हैं, हम लोग को कभी अखिलेश सरकार ने मिलने नहीं दिया गया बाहर से। योगी जी बड़ा सहयोग करते हैं, हर चीज में चले जाओ सबसे पहले आगे से आगे मिलने को तैयार रहते हैं।
तो पूर्व की सरकारों के लोगों के अनुभव बहुत अच्छे नहीं है। भाई मेरा सरकार से अनुभव, मैं सरकार में ना हूँ ना पूर्व सरकार में रहा हूँ। मैं अभी योगी आदित्यनाथ जी को सन 17 से बाद से अभी तक मैंने उत्तर प्रदेश की जो परिकल्पना की थी वो काफ़ी अच्छी हद तक मिल रही है। अच्छा। और वो खुद काम करते हैं, उनके पास विजन क्लियर है। सबसे बड़ी बात होती है कि एक अगर प्रधान जो है, जो हमारा मुखिया है, वो मुखिया जन जन तक पहुंचे, सही बात, जन जन तक उसकी बात पहुंचे। और 27 में फिर से मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखते हैं आप? बिल्कुल देखता हूँ मैं इनको। अच्छा। बिल्कुल देखता हूँ, 100% देखता हूँ, क्योंकि जो पूरा अपने लिए क्या करते हैं, सोचो आप जरा। 4 बजे जो उठ के, जिनका स्वयं पर कोई खर्चा तो है नहीं, उन्हें जो काम करना है वो उनका क्लियर है कि मुझे ये काम कहते हैं महाकुंभ के समय में रात सुबह 4 बजे 5 बजे भी बराबर सीसीटीवी कैमरे से देख रहे हैं सर। 66 करोड़ लोग, 66 करोड़ लोग, सही है। 66 करोड़ लोगों का स्नान हुआ है जहाँ। योगी आदित्यनाथ जी की पूरी मतलब जान लग गई थी उस पर कि मेरा ये कुंभ है, मेरा मेला है, मेरे घर का मेला है ये। और देश विदेश में पूरे विश्व स्तर पर उन्होंने बड़ा मेला आयोजन किया है। सही बात। व्यक्तिगत खुद की नजर रखी है उसमें, तो ये बड़ी बात होती है भाई। और वो काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको ना किसी ऐसा नहीं कि इस जाति को लेके है, उस जाति, पहले कितनी सारे रिपोर्ट्स गलत लिखी जाती थी। अभी उनका खुद का वॉच है, दृष्टि रखते हैं वो, अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अच्छा, जैसे एक सवाल और मेरे दिमाग में समय आ रहा है कि जिस प्रकार से अभी एक हाल ही में मूवी आई केडी द डेविल, जिसमें नोरा फतेही ने बहुत अश्लील एक सॉन्ग किया, कभी ऊपर कभी नीचे, पता वो बहुत गंदे बोल थे उसके, बहुत अश्लील बोल थे। उसको यूट्यूब से हर जगह से हटा भी दिया गया। अब भोजपुरी तो लगातार इसमें चर्चा में लगातार रहता रहा है। एक से गाने मैंने वही निकाल के लाया हूँ मैं, भतार करे मालिश, रात दिया बिता, क्या क्या किया। तो ये जितनी जो अश्लीलता ये भोजपुरी मूवी में थी, ये आके इसको देख के आप मतलब क्यों आके इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सर क्या है जनता जो पसंद करती है? भारतवर्ष जो है एक कृषि प्रधान देश है, भावना प्रधान देश है, समाज प्रधान देश है। इसमें अश्लीलता को कोई जगह नहीं है। गाने तो ऐसे ही बताते हैं, बता करे मालिश का क्या मतलब? अश्लीलता को कोई जगह नहीं है। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका क्या अर्थ हुआ फिर? रात दिया बिता, क्या क्या किया? मुझे नहीं पता। इस गाने तो आप लोग पूरी फिल्में होते होंगे तो भी मैंने नहीं सुने। अच्छा। क्योंकि मैं वह सुनना नहीं चाहता। जिसको जो दृष्टि देखना होती है वो उसी दृष्टि से देखता है। अच्छा। मैंने एक स्वस्थ तरीके की पिक्चर बनाई है, स्वस्थ पारिवारिक समाज की पूरा परिवार। हाँ, मैंने देखी आपकी राजधर्म और बहुत सारी जितनी भी पिक्चर है मेरी, तो मैं नेगेटिव रोल करता हूँ। अच्छा। आपने एक शब्द का कहा कि खूंखार विलेन। खूंखार का विलेन, देखो मैं नेगेटिव रोल करता हूँ लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करता हूँ। अच्छा। विलेन कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड? मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव है मेरा। अच्छा। नेगेटिव रोल हो सकता है। रावण जैसा छूंगा नहीं? नहीं, क्या बात, रावण जैसा छूंगा नहीं, ये मत देखो, किसी को त्रेता से मत जोड़ो। ये हमारी अभी की बातचीत चल रही है। हम अगर कुछ और बोलेंगे तो उसमें कई बात अलग अलग तरीके जाएंगे। अगर उसको छुएंगे तो नहीं, मतलब मैं पर्सनली समझना चाहता हूँ जैसे विलन का मतलब पॉजिटिव इंटेंट, मतलब पॉजिटिव क्या? भाई अगर मैं विलेन हूँ, हाँ, तो विलेन दिखूंगा ना। हाँ बिल्कुल दिखेंगे। विलेन में तुम मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा, तो करूंगा मैं। अच्छा। मैं तुम्हारे साथ अत्याचार करूंगा तो अत्याचार, तुम्हें नफरत होनी चाहिए मुझसे, तब तो मेरा कैरेक्टर है वो। अगर मैं विलेन बन के भी पॉलिश करूंगा, चमचागिरी करूंगा या उस कैरेक्टर के साथ न्याय नहीं करूंगा, तो मैं अपने आप अन्याय कर रहा हूँ, अपने ऊपर अन्याय कर रहा हूँ। हाँ, मतलब जो तो कैरेक्टर आप कर रहे हैं, आपका कहने में पॉजिटिव नेट मुझे समझ में आया। जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं उसमें बिल्कुल रम के मैं नेगेटिव रोल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब जैसा मतलब चाहिए वैसा ही, जैसा चाहिए वैसा ही। तो चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और तो ये थे हमारे साथ महोबा के छोटे से गांव खरेला से आए हुए एक्टर प्रोड्यूसर पदम सिंह जी, जिनसे हमने जीवन के बहुत सारे चीजों को समझा कि कैसे उन्होंने संघर्ष करके इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा।